हेलो बच्चों, आज जो है हम हमारी हिंदी मीडियम के बच्चों की जो क्लास चल रही है उसका जो क्लास नंबर 7 आज हमारी कौन सी है क्लास नंबर 7 के अंदर पढ़ 7 क्लास नंबर 7। ठीक है, क्लास ये 7th है। इसके अंदर हम परागण के बारे में पढ़ने वाले हैं। देखो, हम नीट 2026 को टारगेट कर रहे हैं और क्लास 12th को भी टारगेट कर रहे हैं। आपका अध्याय फर्स्ट है। अध्याय फर्स्ट क्या है? पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। हम पुष्पी पादपों लैंगिक जनन सबके बारे में समझ चुके हैं और निषेचन पूर्व संरचनाएं और घटनाएं समझते हुए जो 3 नंबर का पॉइंट हमने लिखा था परागण, वो परागण हम आज पढ़ने वाले हैं। सॉरी, परागण होता क्या है? बेसिकली परागण होता क्या है? देखो, जो परागकण होते हैं ना बेटा, परागकण हम क्या कहते हैं? परागकण। देखो यहाँ पे लिखो, ये है परागकण। इन परागकणों का परागकोश से मुक्त होने के पश्चात वर्तिकाग्र पर पहुंचना। परागकणों का परागकोश से मुक्त होने के पश्चात वर्तिकाग्र पर पहुंचना ही, वर्तिकाग्र पर इनका लैंड होना ही परागण कहलाता है। परागण का मतलब परागकोश में तो बन गए, वहां से वर्तिकाग्र पर पहुंचेंगे। ठीक है, तो उसी को परागण कह रहा था। आपकी एनसीईआरटी की डेफिनेशन क्या है? देखो, परागकणों परागकणों परागकोश से जड़ने या मुक्त होने के पश्चात का स्त्री केसर के वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण या संचरण को ही परागण कहते हैं। आपकी डेफिनेशन कहाँ की है? एनसीईआरटी की। इसके साथ ही एनसीईआरटी ने और क्या लिखा है? चूंकि दोनों ही प्रकार के युग्मक अचल है। देखो, नर युग्मक है परागकण, वो भी अचल है, और जो मादा युग्मक है वो भी अचल है। जब दोनों ही अगतिशील है, दोनों में ही गति नहीं हो रही, ना तो नर युग्मक गति कर पा रहा पादपों में, ना ही मादा युग्मक गति कर पा रहा है। जब दोनों ही अगतिशील हैं तो फिर निषेचन किसी न किसी तरीके से तो दोनों को साथ लाना होगा ना बेटा। कोई न कोई तरीका तो होगा, तो वो तरीके वो सारे पढ़ने वाला है। जब दोनों ही अगतिशील है तो कौन से तरीके से दोनों नर युग्मक और मादा युग्मक सामने साथ आएंगे, तो उसका जो तरीका है वो भी हम डिटेल में पढ़ने वाला है। देखो, आप इस एक प्लांट को देखो, ये है आपका पादप ए, ठीक है, और ये है आपका पादप बी। ठीक है, पादप बी। अब इन दोनों में देखना, पादप ए के अंदर जो फूल हैं, इस फूल के ये बीच के अंदर ये क्या है? वर्तिकाग्र। ये क्या चीज है बेटा? वर्तिकाग्र, इस फूल के अंदर। और ये क्या है? ये परागकोश। परागकोश, ठीक है बेटा। अगर इसी परागकोश का, देखो ध्यान देना, यही परागकोश है, इसी परागकोश का परागकण, इसी पराग का सॉरी इसी परागकोश का परागकण इसी फूल के ही वर्तिकाग्र पर गिर रहा है। एक ही फूल है, एक ही फूल के अंदर परागकोश भी बन रहे हैं, वर्तिकाग्र भी बन रहा है। तो परागकोश का जो परागकण निकलकर वर्तिकाग्र के ऊपर गिर रहा है, उसी का परागकोश का ही परागकण वर्तिकाग्र पर गिर रहा है। फूल भी एक ही है, क्या बोलेंगे? स्वपरागण। क्या शब्द बोलेंगे? स्वपरागण शब्द यूज करेंगे। ऐसा परागण जिसमें उसी पादप का परागकण उसी पादप की उसी उसी फूल का, फूल भी सेम, उसी फूल का परागकण, डिटेल में बात करेंगे आगे, समझ लो अभी तो आप। उसी फूल का परागकण उसी सेम फूल की ही वर्तिकाग्र पर गिरता है तो उसे स्वपरागण कहते हैं। और देखो, ये है फूल नंबर 1 और ये है फूल नंबर 2। 1 नंबर फूल का परागकण 2 नंबर फूल के इस वर्तिकाग्र पर गिर रहा है, इसे बोलेंगे सज्जात पुष्पी परागण। क्या बोलेंगे? सज्जात पुष्पी परागण। देखो, ये टेक्निकली तो पर परागण जैसा है, लेकिन अगर जेनेटिकली देखें तो स्व परागण जैसा ही है ये, है ना? स्व परागण जैसा ही है जेनेटिकली देखें तो ये, जिसको गिटोनोगेमी या सज्जात पुष्पी परागण कहते हैं। एक ही पादप के 2 फूलों के मध्य जो परागण हो रहा है, एक फूल का परागकण दूसरे फूल के वर्तिकाग्र पर जो ट्रांसफर हो रहा है ना, उसे क्या कहेंगे? गिटेनोगोमी कहेंगे, गिटेनोगेमी कहेंगे या सज्जात पुष्पी परागण कहेंगे। तीसरा, कि ये जो फूल है, फूल ए, इस ए फूल और ये जो फूल है बी, ये पादप ही बी पादप है, बी पादप का फूल है बी और ए पादप का फूल है ए। बी पादप के फूल का परागकण किसी भी माध्यम से, चाहे वो वायु हो, चाहे वो जल हो, चाहे वो कोई कीट हो या कोई भी माध्यम हो, किसी भी माध्यम से पादप बी का परागकण पादप ए के फूल के ऊपर पहुंच जाए। 2 अलग अलग पादप, 2 अलग अलग फूल, एक अलग पादप के फूल, सेम जाति सेम है, एक ही जाति के 2 पादप, एक पादप का परागकण दूसरे पादप के फूल की वर्तिकाग्र पर आकर लैंड होता है, गिरता है, तो इसे बोलेंगे पर परागण। बात समझ में आई क्या? बात समझ में आई क्या? तो आप लिखना चाहें तो लिखें कि
आप लिखो परागणों को, परागण की परिभाषा तो हम लिख चुके हैं, ठीक है। अब परागण को हम 2 भागों में या 3 भागों में बांटेंगे। देखो परागण को एनसीईआरटी 3 भागों में बांटती है, वैसे इसको 2 भागों में, और फिर आगे फर्दर उसको 2 भागों में बांटा जा सकता है। एक तो स्वपरागण है बेटा, स्वयुग्मन बोलेंगे, परागण नहीं बोलेंगे, स्वयुग्मन, एनसीईआरटी युग्मन लिख रहा है, स्वयुग्मन, ठीक है बेटा। और दूसरा पर परागण, स्वयुग्मन के लिए सेल्फ पोलिनेशन वर्ड लिखेंगे अंग्रेजी में, सेल्फ पोलिनेशन। और पर परागण के लिए लिखेंगे जीनोगेमी या क्रॉस पोलिनेशन, क्रॉस पोलिनेशन, पोलिनेशन, ठीक है बेटा। अब समझना, ये जो स्वपरागण है ना बेटा, सेल्फ पोलिनेशन, इसको आगे 2 भागों में बांटेंगे हम लोग, आगे 2 भागों में बांटेंगे। स्वपरागण को स्वयुग्मन, इसको स्वपरागण लिखते हैं, फिर आगे युग्मन एनसीईआरटी का शब्द यूज करते हैं। स्वपरागण एनसीईआरटी का, इसको आगे 2 भागों में बांट के पढ़ते हैं, इसको स्वपरागण को स्वयुग्मन, एनसीईआरटी ने तो इसको 3 लिखो, एक स्वयुग्मन और सज्जात पुष्पी परागण, सज्जात पुष्पी परागण। देखो समझना आप एक चीज, तो स्वयुग्मन, एनसीईआरटी ने क्या किया, स्वयुग्मन को 1 नंबर दिया, सज्जात पुष्पी को 2 नंबर दिया, और पर परागण को 3 नंबर दिया। ये एनसीईआरटी ने दे रखा है ना। तो आप चाहो तो उस अकॉर्डिंग, और आप चाहो तो इस अकॉर्डिंग, जिस अकॉर्डिंग भी पढ़ना चाहें वो पढ़ें, लेकिन समझना आप। जो स्वयुग्मन है ना बेटा, स्वयुग्मन, स्वयुग्मन के अंदर क्या होगा, सेम तो पादप हो, इसको ऑटोगेमी भी कहेंगे, इसको क्या बोलेंगे बेटा, लिख दो ऑटोगेमी, ऑटोगेमी है ना। इसके अंदर पादप भी सेम होगा, सेम पादप होगा, पादप को प्लांट कहते हैं, सेम प्लांट होगा, और फूल भी सेम होगा, फूल भी क्या होगा, सेम होगा, सेम पुष्प होगा, ठीक है। लेकिन इसके अंदर सजात पुष्पी के अंदर क्या होगा, सजात पुष्पी को क्या बोलते हैं, गिटोनोगेमी है बेटा, क्या बोलते हैं, गिटोनोगेमी, ठीक है। इसके अंदर पादप तो सेम होगा, सेम प्लांट, पादप तो सेम होगा, लेकिन बट कैसा फूल कैसे होगा, डिफरेंट होगा, फूल कैसे होगा बेटा, डिफरेंट होगा, डिफरेंट प्लांट होगा, डिफरेंट फूल पुष्प होगा, पुष्प भिन्न होगा, पादप सेम होगा, पुष्प भिन्न होगा। इसके अंदर जो है ना पुष्प है, नॉर्मली उभयलिंगी पुष्प होते हैं। कैसे होते हैं बेटा, उभयलिंगी पुष्प होते हैं, मिलते हैं। तो इसके अंदर भी उभयलिंगी ही मिलेंगे। तो इसको क्रॉस पोलिनेशन को भी साथ देखते चलते हैं। क्रॉस पोलिनेशन के अंदर क्या होगा, क्रॉस पोलिनेशन के अंदर ना तो पादप सेम होगा, ना ही पुष्प सेम होगा। तो लिख सकते हो आप, पादप व पुष्प दोनों ही क्या होगा, पादप व पुष्प दोनों ही अलग अलग होंगे, या दोनों ही भिन्न होंगे, अलग अलग होंगे। कैसे होंगे, अलग अलग होंगे, दोनों ही अलग अलग होंगे, पर एक ही जाति के, अलग अलग तो होंगे पर एक ही जाति के होंगे। किसके होंगे, एक ही जाति के पादप, एक ही जाति के होंगे, एक ही जाति के होंगे, ठीक है। और इसके अंदर जो पुष्प होता है सामान्यतः एक उभयलिंगी भी हो सकता है और एक लिंगी भी हो सकता है। इसके अंदर उभयलिंगी भी पुष्प हो सकता है, किसके अंदर, क्रॉस पोलिनेशन के अंदर। उभयलिंगी पुष्प होगा तब भी चलेगा, और एक लिंगी होगा तब भी चलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, उभयलिंगी या एक लिंगी कोई सा भी हो सकता है इसके अंदर, पर परागण के अंदर तो, ठीक है बेटा। अब जो है, अब चूंकि स्वयुग्मन हो रहा है तो इसके लिए परागण के कारकों की जरूरत ही नहीं होती, इसमें कारक कोई रिक्वायर्ड ही नहीं होते, कोई कारक की जरूरत ही नहीं होती। पोलिनेटिंग एजेंट या पराग कारक, परागण कारक लिख दो, आप पूरा लिख दो, परागण कारक की आवश्यकता नहीं नहीं होती, ठीक है बेटा। लेकिन सज्जात पुष्पी जो है इसमें तो आवश्यकता होती है, इसमें आवश्यकता होती है, और क्रॉस पोलिनेशन में भी आवश्यकता होती है।
इसमें भी आवश्यकता होती है। ठीक है बेटा, तो ये जो आप इसमें ये भी लिख सकते हो, ये आनुवांशिक रूप से, है ना, इसको सजात पुष्पी परागन को आप ये भी लिख सकते हैं, ये जेनेटिकली या आनुवांशिक रूप से जो कैसे होगा, स्वयुग्मन के समान ही होगा। जेनेटिकली ये कैसे होगा, लाइक ऑटोगेमी। आनुवांशिक रूप से ये स्वयुग्मन के समान ही होगा, लेकिन फंक्शनली अगर देखें, क्रियात्मक रूप से देखें अगर इसको क्रियात्मक रूप से, तो क्रियात्मक रूप से जो ऐसे काम हो रहा है वो पर परागन के समान काम हो रहा है। कैसे हो रहा है बेटा, पर परागन के समान, पर परागन के समान हो रहा है, इसके अंदर तो काम हो रहा है वो पर परागन के समान हो रहा है। वास्तव में क्या है, देखो समझना, परागन 3 प्रकार का होता है, स्वयुग्मन, सजात पुष्पी परागन और पर परागन। स्वयुग्मन में एक ही पादप, स्वयुग्मन को ऑटोगेमी कहते हैं, एक ही पादप एक ही फूल, सेम फूल की परागकोश का परागकण निकलकर उसकी स्टिग्मा पे गिरेगा। फिर एक ही पादप, उसके 2 अलग अलग फूल, एक फूल का परागकण निकल के दूसरे फूल की स्टिग्मा पे गिरे तो उसे सजात पुष्पी परागन। और 2 अलग अलग पादप, 2 अलग अलग फूल, एक पादप के फूल से, एक ही जाति के 2 अलग अलग पादप है ना, उसके एक फूल के परागकण दूसरे पादप के फूल के स्टिग्मा पर गिरे तो, वर्तिकाग्र पर गिरे तो पर परागन हो जाएगा। स्वयुग्मन में उभयलिंगी पुष्प मिलेंगे नॉर्मली, ठीक है। सजात पुष्पी परागन में भी सामान्यतः उभयलिंगी ही मिलते हैं, जबकि पर परागन में उभयलिंगी एकलिंगी जो भी मिलेगा चल जाएगा। स्वयुग्मन में किसी भी प्रकार के एजेंट की, जो पॉलिनेटिंग एजेंट होते हैं ना बेटा, किसी भी प्रकार के एजेंट की कोई जरूरत नहीं होती। स्वयुग्मन के अंदर किसी भी प्रकार के एजेंट की कोई जरूरत नहीं है, ना वायु की जरूरत है, ना हवा की जरूरत है। एक ही पादप है, उसी का परागकोश का परागकण उसी के वर्तिकाग्र पर गिर रहा है, किसी की आवश्यकता नहीं। लेकिन सजात पुष्पी परागन में आवश्यकता है, सजात पुष्पी परागन में आवश्यकता है, और पर परागन में भी आवश्यकता है। पर परागन में भी आवश्यकता है। चलो अभी आप करो परागकणों वर्तिका। चलो हम आगे इसमें लिखते हैं, आगे समझ लो। स्वपरागन, अब सबसे पहले स्वपरागन को लेते हैं। स्वपरागन को स्टार्ट कर, ये हटा दो। स्वपरागन, तो स्वपरागन समझ तो लिया क्या है। तो स्वपरागन के लिए पुष्पों में होने वाले अनुकूलन को देख लेते हैं। स्वपरागन के लिए पुष्प में क्या क्या अनुकूलन होते हैं वो समझते हैं। के लिए स्वपरागन के लिए पुष्प में पाए जाने वाले अनुकूलन, पुष्प में पाए जाने वाले अनुकूलन। अब कौन सा पुष्प स्वपरागन करेगा, इसमें अनुकूलन से हम समझ सकते हैं। अच्छा, अगर पादप को स्वपरागन करना है तो स्वपरागन करने के लिए वो अपने अंदर कुछ न कुछ तो अनुकूलन डालेगा, कुछ न कुछ तो अपने अंदर अनुकूलन बनाएगा। तो उस अनुकूलन का हम समझ रहे हैं कि कौन कौन से अनुकूलन होंगे जो स्वपरागन करने वाले पुष्प हैं, उनके अंदर किस किस प्रकार के अनुकूलन अपने को देखने को मिलेंगे। तो लिखो, सबसे पहले तो ये सामान्यतः नंबर 1 या उभयलिंगी होंगे। इसके जो पुष्प जो होंगे, पुष्प होंगे वो कैसे होंगे, उभयलिंगी होंगे, उभयलिंगी होंगे। तभी तो श्याम पुष्प में से श्याम परागकण उसके ऊपर गिर जाएगा, उभयलिंगी होंगे। दूसरा जो है, नंबर दूसरा जो इसका, ये जो इसमें सम, जो लिखो समकाल पक्वता, तो इसको समझना ये है क्या, समकाल पक्वता का अर्थ क्या है। समकाल पक्वता को होमोगेमी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, होमोगेमी। समझना, मैं समझाता हूँ आपको डिटेल में। देखो क्या होता है कि कभी कभी पुष्प के अंदर स्त्री केसर पहले परिपक्व हो जाता है, और जो पुंकेसर होता है वो बाद में होता है परिपक्व, या उल्टा भी हो सकता है, पुंकेसर पहले परिपक्व हो जाता है, स्त्री केसर बाद में परिपक्व होता है। तो स्वपरागन करने वाले पुष्प के अंदर पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों ही साथ में परिपक्व होने चाहिए, दोनों ही साथ में परिपक्व होना चाहिए। इसी को कहते हैं समकाल पक्वता, समकाल पक्वता। तो दूसरी शर्त इसकी ये हो गई। और तीसरी जो है इसमें क्या, सामान्यतः ये पुष्प जो होते हैं ये अनुन्मीलितता, इसके अंदर मिलते, क्या मिलते हैं, अनुन्मीलितता। क्लिस्टोगेमस शब्द यूज करते हैं बेटा, इसके लिए अंग्रेजी में क्या यूज करते हैं, जो ज्यादा फेमस है, क्लिस्टो
ये जो क्लिस्टोगेमी गेमस या क्लिस्टोगेमी जो शब्द हैं ये ज्यादा फेमस है, ध्यान रखना। एक्चुअली इसका मतलब होता है पुष्प जो होते हैं वो बंद होते हैं, बंद पुष्प, बंद पुष्प होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल इसका ड्रोसेरा, ड्रोसेरा के अंदर जैसे पुष्प बंद होते हैं वैसे बंद होता है। मैं आपको एक फोटो बताता हूँ अभी आपको। क्लिस्टोगेमस पुष्प जो होंगे वो बंद प्रकार के, देखो दिख रहे हैं ना आपको, ये पुष्प जो होंगे ना स्वपरागित पुष्प जो ऐसे ऐसे बंद प्रकार के होते हैं। स्वपरागित पुष्प कैसे होते हैं? बंद प्रकार के होते हैं, ताकि इसका अंदर का ही परागकण अंदर ही वर्तिका के ऊपर गिर सके, अंदर का ही परागकण अंदर की ही वर्तिका पर गिर सके। इसी में एक नोट और लगा सकते हैं आप, नोट, नोट है ना, इसमें एक नोट लगा सकते हैं। कुछ पादप, नोट में लगा हुआ कुछ पादप जैसे एग्जाम्पल वायोला, क्रोमेलिन, ओक्जेलिस में दो प्रकार के फूल मिलते हैं, में दो प्रकार के, कितने? दो प्रकार के पुष्प मिलते हैं। ठीक है बेटा, एक तो उन्मिल परागनी पुष्प, उन्मिल परागणी पुष्प, ये समय तो ओपन होते हैं, खुले होते हैं ना बेटा, ये ओपन होते हैं। और जो दूसरे प्रकार के जो होंगे वो अन परागणी पुष्प, ये क्लोज्ड होते हैं, बंद होते हैं, इस प्रकार के फूल होते हैं, बंद होते हैं। और जो बंद हैं इसमें सदैव स्वपरागण ही होगा, इसमें सदैव ही स्वपरागण ही होगी। वो बंद है, बाहर से कुछ आने की पॉसिबिलिटी है ही नहीं। उन्मिल के अंदर दोनों ही प्रकार का परागण हो सकता है, सव या पर परागण हो सकता है, लेकिन जो अनुन्मिलनी है वो दोनों ही सदैव बंद प्रकार का ही होगा। जैसे ये देखो आप, ये जो है उन्मिल परागणी पुष्प, ये ऊपर की ओर, जो नीचे की ओर जो है ये अनुन्मील्य परागणी पुष्प। ये आपका एनसीईआरटी का डायग्राम है ना बेटा, एनसीईआरटी का। तो ये जो अनुन्मील्य परागण है इसके अंदर सदैव स्वपरागण ही होगा, स्वपरागण ही होगा। ठीक है ना बेटा, इसके अंदर सदैव स्वपरागण ही होगा, जबकि उन्मिल परागणी के अंदर स्वपरागण या परपरागण कुछ भी पॉसिबल है। ठीक है, अब हम पढ़ रहे थे यहाँ पे, अब अगला पढ़ते हैं स्वपरागण का महत्व। स्वपरागण का हमें क्या क्या महत्व है वो समझना आप, स्वपरागण के। तो आप लिखो हेडिंग बोले स्वपरागण का महत्व। आप अगला हेडिंग लिख सकते हो, बहुत ही महत्व है स्वपरागण का महत्व। देखो समझना, स्वपरागण हो रहा है, स्वपरागण हो रहा है मतलब कोई पादप अगर हमें बहुत अच्छा उत्पाद दे रहा है, कोई अच्छा उत्पाद दे रहा है, तो उसकी गुणवत्ता बनी रहती है, प्योर लाइन बनी रहती है। तो उसके लिए स्वपरागण बहुत जरूरी है, ताकि वो उसके अंदर कोई दूसरे लक्षण मिक्स ना हो और उसी गुणवत्ता का पादप हमें जो है फल देता रहे। दूसरा, अगर परपरागण है तो एक पुष्प को बहुत सारे परागकण बनाने पड़ेंगे, ताकि कोई ना कोई परागकण तो किसी न किसी एक ही जाति के पादप के वर्तिका पर पहुंच जाए। तो इसमें परागकण बहुत ज्यादा बनाना पड़ेंगे पर परागण के लिए, ताकि कोई ना कोई तो पहुंचे। और स्वपरागण में कम बनाने की जरूरत है, ज्यादा बनाने की जरूरत नहीं है। वही वर्तिका से, वही वर्तिका के ऊपर परागकों से वही वर्तिका के ऊपर लैंड होना है। ठीक है, तो ज्यादा परागकण की जरूरत नहीं है। इसके अलावा है, फूल जो होता है ना पुष्प, उसको ज्यादा तड़क भड़क या किसी प्रकार का कीटों को लोभ मकरंद वगैरह देने की जरूरत नहीं है, ज्यादा सुंदर होने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि श्याम वही बनाना, प्योर लाइन बना रहा है, फूलों को ज्यादा सुंदर होने की जरूरत नहीं है। और संतति जो होगी वो पेरेंट्स के सिमिलर होगी, अगर अच्छे गुण है तो उसमें भी अच्छे गुण होंगे। और मान लो अगर किसी भी प्रकार का, मान लो अगर किसी भी टाइप का उसके अंदर कुछ
क्या बोलते हैं उसके अंदर कुछ नुकसानदायक लक्षण आ गए हैं तो प्रकृति से वो फूल खुद ही मर जाएगा, जिससे वो नुकसानदायक लक्षण खत्म हो जाएंगे। ये तो है इसका महत्व। फिर इसकी हानियां क्या है आप लिखते रहना, देखो वीडियो को पुश करके आप लिख सकते हो। फिर हानियां क्या है इसकी, हानियां तो समझो हानियां क्या है। हानियां ही हानियां है यार इसकी, तो डिसएडवांटेज तो खूब है। अब देखो लैंगिक जनन अगर इतना ही स्वपरागन या अलैंगिक जनन इतना यूजफुल होता तो लैंगिक जनन आता ही क्यों, है ना। तो इसकी हानियां ये है कि बदलते हुए वातावरण के अकॉर्डिंग ये ढल नहीं पाता। बदलते हुए वातावरण का अकॉर्डिंग इसके अंदर नए नए लक्षण विकसित नहीं होते, तो जो भिन्नता एवं वातावरण में अनुकूलन की कमी होती है, भिन्नता एवं वातावरण में अनुकूलन की कमी होती है। समय के साथ साथ इसमें जो नए नए रोग आते हैं उन रोगों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता विकसित नहीं हो पाती, तो रोगों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता भी कम मिलेगी इसके अंदर। इसके अलावा जो अप्रभावी लक्षण प्रकट हो रहे हैं वो प्रकट होते जाएंगे लगातार, क्योंकि इसमें विषम युग्मकता नहीं आती, इसलिए अप्रभावी लक्षण लगातार प्रकट होते जाएंगे और जो त्रुटिपूर्ण लक्षण है उनको बाहर निकालने का कोई उपाय है ही नहीं। ये सारे क्या हैं, इसकी हानियां हैं। तो आप चाहो तो वीडियो पोस्ट करके इसकी हानियां देख लिख सकते हो। ठीक है बेटा। तो अभी हमने देखा था स्वपरागित पुष्प, हमने देखा कुछ इस प्रकार का होता है स्वपरागित, परपरागित कुछ अभी परपरागन देखेंगे इस प्रकार का होता है, और इसके अंदर दोनों ही प्रकार के हो सकते हैं। ठीक है बेटा। अब बात करेंगे परपरागन की। अब किसकी बात करेंगे, परपरागन की बात करेंगे। परपरागन, पर मतलब दूसरा। तो ये पादप ए है, पादप ए और ये पादप बी। ए पादप के पुष्प के वर्तिका पर पादप बी के परागकोश का परागकण, बी के परागकोश का परागकण किसी भी तरीके, परागकण जो है किसी भी माध्यम से पुष्प ए के वर्तिका पर पहुंच जाता है। इसमें दोनों पादप एक ही जाति के होते हैं, दोनों पादप एक ही जाति के होते हैं, तो इसे बोलेंगे परपरागन, उसे बोलेंगे परपरागन। आप चाहो तो इसकी परिभाषा इस प्रकार लिख भी सकते हो। एक पौधे के परागकण उसी जाति के किसी दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं। क्या है ये, परपरागन है। ये क्या है, परपरागन है। अब परपरागन के लिए क्या क्या अनुकूलन होते हैं, परपरागन के लिए क्या क्या अनुकूलन होंगे समझना। परपरागन के लिए पुष्प में क्या क्या अनुकूलन होंगे। पहली बात तो ये है कि इसके अंदर जो सामान्यतः एक लिंगता होनी चाहिए, पुष्प के अंदर अनुकूलन की एक लिंगता होनी चाहिए ताकि स्वपरागन रुक सके। तब या तो मेल नर पुष्प होना चाहिए या मादा पुष्प होना चाहिए, दोनों में से एक लिंग होना चाहिए, दोनों साथ नहीं होना चाहिए। पहला तो क्या है, एक लिंग होना चाहिए। या अगर दोनों साथ में है, अगर मान लो किसी पुष्प दोनों साथ में है तो फिर उसमें भिन्न काल परिपक्वता होनी चाहिए, भिन्न काल पक्वता, भिन्न काल पक्वता होना चाहिए। डाइकोगेमी इसको अंग्रेजी में बोलते हैं, डाइकोगेमी। देखो इसका मतलब क्या है, भिन्नकाल पक्वता का मतलब, तो या तो पुंकेसर पहले परिपक्व होना चाहिए, तो स्त्री केसर जो होगा वो बाद में परिपक्व होगी। ठीक है। या फिर स्त्री केसर, पुंकेसर व स्त्री केसर में परिपक्व होने में समय अलग लोग, या फिर स्त्री केसर जो है वो पहले परिपक्व होना चाहिए। तो पुंकेसर व स्त्री केसर लिखना चाहो तो आप लिख दो, पुंकेसर व स्त्री केसर परिपक्व के परिपक्व ये का समय
अलग अलग होना चाहिए, ये परिपक्व होने का समय अलग अलग होना चाहिए। अगर मान लो पुंकेसर पहले परिपक्व हो जाता है, पुंकेसर पहले परिपक्व हो जाता है और स्त्री केसर बाद में परिपक्व हो रहा है, पुंकेसर पहले परिपक्व होता है, तब इसके लिए एक शब्द यूज होता है, इसके लिए एक शब्द यूज होता है जिसे बोलते हैं पुंपुरुत्ता। अंग्रेजी किसके अंदर यूज शब्द होगा? प्रोटेंटस। एग्जाम्पल है इसका साल्विया, साल्विया में से होता है। देखेंगे आगे, साल्विया भी आगे पढ़ने वाले हैं। आपके प्रैक्टिकल में है कि आप सीबीएसई में हो चाहे आरबीएसई में हो, दोनों में ही साल्विया प्रैक्टिकल के सिलेबस में है। और अगर स्त्री केसर पहले परिपक्व हुआ तो और पुंकेसर बाद में परिपक्व हुआ तो, स्त्री केसर पहले परिपक्व हो जाता है और पुंकेसर बाद में अगर परिपक्व हुआ स्त्री केसर, तब इसको बोलेंगे स्त्री पूर्वता। स्त्री पूर्वता या प्रोटो गायनी, प्रोटोगायनी, प्रोटोगायनी शब्द यूज होता है। इसके लिए आप चाहते हो एग्जाम्पल लिख सकते हो। इसका एग्जाम्पल रोजेसी कुल, रोजेसी जो फैमिली होती है उसके अंदर मिलता है, ब्रेसिकेसी में भी मिलता है, रोजेसी में भी मिलता है, ब्रेसिकेसी में मिलना समझना। देखो एक ही पुष्प के अंदर स्त्री केसर भी है, पुंकेसर भी है और उनको पर परागन करना है, तो या तो क्या करो कि पुष्प के अंदर एक ही रखो, या तो स्त्री केसर रखो या पुंकेसर रखो, ठीक है। नहीं, आपको तो दोनों ही एक ही पुष्प में रखना है, तो फिर पर परागन कैसे करोगे? तो ऐसा करो, स्त्री केसर को पहले परिपक्व करा दो और पुंकेसर को बाद में करा दो। जब स्त्री केसर परिपक्व होगा उसमें परागन होंगे ही नहीं उस फूल के अंदर। बात समझ आ रही है? जब स्त्री केसर परिपक्व होगा उसमें परागन होंगे ही नहीं, ठीक है। जब स्त्री केसर परिपक्व हुआ उसमें परागन थे ही नहीं, तो उस पुष्प के परागन तो आ ही नहीं सकते, किसी और पुष्प के परागन आएंगे और जब परागन परिपक्व होंगे तब स्त्री केसर खत्म हो जाएगा, उसका निषेचन हो गया, स्त्री केसर टूट जाएगा, उसके स्त्री केसर के ऊपर जो वर्तिका ग्रह होगा वो टूट जाएगा, वर्तिका टूट जाएगी और वो फल बनाने लग जाएगा, तो वो परागकण किसी दूसरे प्लांट के ऊपर जाएंगे। इसका उल्टा भी हो सकता है कि स्त्री केसर जो है बाद में परिपक्व हो गए, परागकण पहले परिपक्व हो, तो जब परागकण मुक्त होंगे उस समय वो स्त्री केसर परिपक्व हुआ ही नहीं है, तो उसके ऊपर परागकण अंकुरित हो ही नहीं सकता। तो इस तरीके चाहे स्त्री केसर को पहले परिपक्व करो चाहे पुंकेसर को करो, लेकिन इस तरीके से जो है स्वपरागन को रोका जा सकता है। स्वपरागन को रोकने के जो तरीके हैं इस प्रकार से लगाए जाते हैं, ठीक है बेटा। अब इसके अलावा और क्या तरीके लगाए जा सकते हैं वो समझना, जिससे कि पर परागन हो। इसके अलावा जो है एक तरीका ये भी लगाया जा सकता है कि स्वबंधता, स्वबंधता। मान लो एक ही पुष्प के अंदर दोनों ही हैं, पुंकेसर और स्त्री केसर, ठीक है ना, तो उसमें सेल्फ स्टेरिलिटी मिलती है ना। जैसे कि एग्जाम्पल आप देखना चाहो तो क्या होता है बताता हूँ। सेब के अंदर ऐसा होता है बेटा, अंगूर के अंदर भी ऐसा होता है। एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, एग्जाम्पल के इसको समझाता हूँ मैं आपको, देखो समझना। कई बार क्या होता है एक ही फूल के अंदर पुंकेसर भी है, स्त्री केसर भी है, दोनों ही है। अब उस कंडीशन में क्या होगा, जो पुंकेसर है ना बेटा, वो पुंकेसर के जो परागकण अगर खुद की ही वर्तिकाग्र पर गिर जाए तो उसके अंदर कुछ ऐसे प्रोटीन होंगे, उस प्रोटीन के कारण वो वर्तिकाग्र उस परागकणों को अंकुरित होने ही नहीं देगी। गिर भी गए तो उसको अंकुरित नहीं होने देगी, या फिर परागकण अंकुरित होंगे ही नहीं। तो खुद के ही परागकण खुद के ही पुष्प के वर्तिकाग्र पर अंकुरित ही नहीं होंगे तो स्वबंधता हो गई, खुद का बंधन रोक, खुद को अंकुरित होने से रोक दिया, तो अब स्वपरागन होगा कैसे? तो किसी न किसी और पुष्प का परागकण ही उसके ऊपर गिरेगा, मतलब खुद के परागकण को वर्तिकाग्र पहचान कर उसको अंकुरित ही नहीं होने दे, खुद के परागकणों को वर्तिकाग्र पहचान कर उसको अंकुरित नहीं होने दे, तो जो बोलते हैं स्वबंधता। क्या बोलता है? स्वबंधता। इसके अलावा एक और लिखो आप, स्वबंधता के बाद में लिखो हर्कोगेमी। समझाता हूं, आप लिखो। समझाता हूं, लिखो इसके अंदर प्राकृतिक संरचनात्मक अवरोध,
संरचनात्मक अवरोध। प्राकृतिक संरचनात्मक अवरोध, और उसकी संरचना में ही ऐसे अवरोध होंगे कि सेल्फ पोलिनेशन हो ही नहीं सकता, है ना। इसका एग्जाम्पल समझना चाहिए आप। एग्जाम्पल, कैरियोफिलेसी फैमिली होती है, कैरियोफिलेसी। इस फैमिली में क्या होगा, या कुल स्कूल के अंदर क्या होगा समझ, स्कूल के जो पौधे होंगे ना बेटा, स्कूल के जो पौधे हैं, पौधों की वर्तिका की लंबाई, देखो सुनना, वर्तिका की लंबाई क्या होना चाहिए, वर्तिका की लंबाई पुंकेसरों से अधिक होनी चाहिए। पुंकेसर आकार में ही छोटी है, पुंकेसरों से अधिक। अधिक होने के कारण इनके अधिक होती हैं। देखो कैरियोफिलेसी कुल में क्या होगी, वर्तिकाग्र की लंबाई अधिक होगी, पुंकेसर पीछे छोटे छोटे होंगे। वर्तिकाग्र इतना ऊपर और पुंकेसर यहीं, तो यहाँ से वहां नहीं पहुंच पाएंगे। तो इस प्रकार स्वपरागन को रोकते हैं और परपरागन को प्राथमिकता देते हैं। स्वपरागन को रोकते हैं, परपरागन को प्राथमिकता देते हैं। और लिखो, इसमें एक और लिख दो, ऐड कर लो, विषम वर्तिकात्व। ये भी लगभग ऐसे ही समझना इसको। विषम वर्तिकात्व को हेटेरोस्टाइली भी कहते हैं। कुछ पौधों में दो प्रकार के पुष्प मिलेंगे आपको, कुछ पौधों में दो प्रकार के पुष्प मिलेंगे। कितने? दो प्रकार के पुष्प मिलेंगे। समझा, दोनों प्रकार के पुष्प को, ठीक है, दो प्रकार के पुष्प मिलेंगे। एक के अंदर क्या होगा, पहला प्रकार का पुष्प है, उसमें वर्तिका लंबी क्या होगी, वर्तिका लंबी, और पुंकेसर छोटे, पुंकेसर छोटे, ठीक है, छोटे होते हैं। इससे बोल, इस प्रकार के फूलों को बोलते हैं पिनओइड पुष्प। तो इसको हम समझ चुके हैं, जब शुरुआत में पुष्प पढ़ा था ना, उस समय पिनओइड पुष्प समझ चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा वो लेक्चर, तो अभी जाके पुष्प वाला लेक्चर देखें वापस दोबारा। पिनओइड पुष्प। और दूसरे प्रकार के जो पुष्प होते हैं बी प्रकार के, उसके अंदर जैसे इसका उल्टा होगा। वर्तिका कैसी होगी, छोटी होगी, वर्तिका छोटी, एंड पुंकेसर कैसे होंगे, पुंकेसर लंबे होंगे। लंबे होंगे। और इसके लिए जो फूल है, इस फूल के लिए एक दूसरा शब्द यूज होगा, वो क्या यूज होगा, थ्रमओइड पुष्प। थ्रमओइड पुष्प, ठीक बेटा। इन पौधों के अंदर, इन कुछ पौधे ऐसे होते हैं, जैसे इनके अंदर क्या करना होता है कि स्वपरागन रोकना है। कुछ पौधे ऐसे जिसके अंदर स्वपरागन रोकना है, उसके लिए हम क्या करें, उसके पुष्पों ने क्या किया, या तो वर्तिका को लंबी कर दो, पुंकेसर को छोटा कर दो, बिल्कुल छोटे पिन जैसे आकार के। इस प्रकार के पुष्प को बोलेंगे पिनोइड पुष्प। या फिर वर्तिका को छोटी कर दो, पुंकेसर को लंबा कर दो, उसे बोलते हैं थर्मोइड पुष्प। कुल मिला के जो भी करना, जैसा भी करना है, इनको स्वपरागन रोकना है और परपरागन को प्राथमिकता देनी है। परपरागन को प्राथमिकता देनी है। एक चीज और समझना, सॉरी, पुष्प जो हैं, पुष्प सामान्यतः दो प्रकार के देखने को मिलेंगे आपको। एक मिलेंगे केजमोगेमस या ओपन, ओपन ये कैसे होते हैं, खुले होते हैं। और दूसरे होते हैं क्लिस्टोगेमस, पढ़ चुके हैं, दोबारा आपको रिवीजन कर रहा हूं। क्लिस्टोगेमस ये होते हैं बंद, क्लोज्ड। बंद पुष्प के अंदर हमेशा स्वपरागन होगा, और जो ओपन पुष्प होते हैं, खुले पुष्प होते हैं केस्मोगेमस, उसमें परपरागन होगा। तो देखो अभी हमने इसके अंदर क्या क्या देखा, समझना आप दोबारा। हमने सबसे पहले बात की थी परागन का, परागन कहते हैं किससे है। उसके उसके बाद में हमने समझा परागन के तीन प्रकार होते हैं, स्वपरागन, गिप्टेनोगेमी या सजात पुष्पी परागन और परपरागन।
स्वपरागन एक ही पुष्प, एक ही प्लांट, एक ही पुष्प, एक ही पादप, एक ही पुष्प, उसी के अंदर हो रहा है स्वयुग्मन। सजात पुष्प एक ही पादप, अलग अलग पुष्प, और दो अलग अलग पादप है तो परपरागन, है ना, जिनोगेमी, परपरागन। ठीक है, उसके बाद हमने स्वपरागन के अनुकूलन देखे कि भाई समकालपक्वता होनी चाहिए, पुष्प बंद होना चाहिए, क्लिस्टोगेमस, है ना, तो ये वाली चीज हमने देखी। स्वपरागन का महत्व भी देखा, प्योर लाइन कल्चर हो जाती है, जो हमें उपयोगी लक्षण वाले पौधे मिलते जाते हैं, हानि आए कि इसके अंदर विभिन्नता नहीं आती, बदलते हुए वातावरण के अंदर ये सेट नहीं होता। ये बंद स्वपरागन, ऐसे पुष्प जो आपको दिख रहा है, ये पुष्प जो होता है ना बंद प्रकार का होता है, ड्रोसेरा वगैरह में ऐसे मिलता है ताकि उसमें स्वपरागन हो सके, स्वपरागन को प्रोमोट करने के लिए। कुछ पादप के अंदर दोनों ही प्रकार के पुष्प देखने को मिलते हैं, उन्मील परागनी पुष्प और अनुन्मील्य परागनी पुष्प। जो अनुन्मील्य यानी बंद क्लिस्टोगेमस वाले होंगे उसमें तो स्वपरागन ही होगा, उन्मील के अंदर दूसरा भी हो सकता है। ठीक है बेटा, उसके बाद हमने परपरागन, परपरागन मतलब दो अलग अलग पादप है, उसका एक पादप का परागकण दूसरे के स्टिग्मा के ऊपर ट्रांसफर हो रहा था, परपरागन। उसके लिए उसके अनुकूलन क्या क्या है, या तो एक फूल के अंदर एक ही लिंक होना चाहिए, या अगर दोनों हैं तो उसका जो परिपक्व का काल है वो परिपक्व होने का जो काल है स्त्री केसर और पुंकेसर का अलग अलग होना चाहिए। ठीक है, अगर पहले पुंकेसर परिपक्व होता है तो उस फूल को पूर्वता कहते हैं या प्रोटेंडर्स कहते हैं, और अगर पहले स्त्री केसर परिपक्व होता है तो उसे स्त्री पूर्वता कहते हैं। नॉर्मली रोजेसी फैमिली में से देखने को मिलता है। फिर परपरागन के लिए पुष्प को अंदर स्वबंध्यता पाई जाती है, वो खुद की परागकण को खुद की स्टिग्मा पर वर्तिकाग्र पर अंकुरित नहीं होने देते। फिर हर्कोगेमी उनकी संरचना के अंदर कुछ अवरोध होता है, जैसे कैरियोफिलिसी कुल के पौधे की वर्तिका लंबी होती है, पुंकेसर छोटे होते हैं, तो पुंकेसर के परागकण वर्तिका पर पहुंच नहीं जा पाते। इस प्रकार हर्कोगेमी के कारण जो है परपरागन को प्रमोट किया जाता है। फिर विषम वर्तिकात्व, विषम वर्तिकात्व का मतलब दो प्रकार के पुष्प मिलेंगे, या तो वर्तिका लंबी और परागकण छोटे, इसे बोलेंगे पिनोइड पुष्प, या वर्तिका छोटी और परागकण लंबे, इसे बोलेंगे थर्मोइड पुष्प। उसके बाद हमने बात की थी जो फूल जो केस्मोगेमस खुले प्रकार के और क्लिस्टोगेमस बंद प्रकार होंगे। क्लिस्टोगेमस के अंदर ऑलवेज हमेशा ही क्लिस्टोगेमस फूल के अंदर क्या होगा, स्वपरागन ही होगा, और जो खुले हुए उसके अंदर परपरागन भी हो सकते हैं। अब कल के लेक्चर के अंदर हम देखेंगे परागन के कारक। परागन के कारक कौन कौन से हैं, किस किस कारक से जो है परागन होता है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले, कर लिया तो बहुत अच्छी बात है। वीडियो को लाइक कर ले, अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी कर ले, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास जाएगा तो ज्यादा व्यू आएगा, तो हम और अच्छे अच्छे आपको वीडियो प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।